नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है E 305 के अगले ई लेक्चर में। और उसके टॉपिक का नाम है सिग्नल फ्लो ग्राफ पार्ट 3। ये स्टूडेंट्स हमारे यूनिट 1 का आखिरी ई लेक्चर है और सिग्नल फ्लो ग्राफ का भी आखिरी टॉपिक है। इससे पहले जो मैंने बोर्ड वाला लेक्चर लिया था, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी रिसेंटली मैंने जो ई ट्यूटोरियल क्लास ली थी उसमें स्टूडेंट्स का मुझे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स लेक्चर्स को देख रहे होंगे, असाइनमेंट को उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया होगा, एज मैंने मेल आईडी भी शेयर कर दी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फाइनली जो सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड जो भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे की यूनिट्स की तरफ बढ़ेंगे। ये कुछ आउटलाइन है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में एक बार दोबारा दे देता हूँ ताकि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए। फिर इनसे रिलेटेड जो भी हमारी डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज़ जैसे नोड, इनपुट नोड, आउटपुट नोड, गेन, वो सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल, और फाइनली वन एंड इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर डेडिकेटेड है वो है मेसन्स गेन फार्मूला के ऊपर। और फिर लास्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ इज़ अ मेथड, यानी सिग्नल फ्लो ग्राफ जो हमारा एक मेथड है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में भी होता है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में। और इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को डेवलप्ड किया था एस.जे. मैसन ने, और उन्हीं के नाम के ऊपर मैसन गेन फार्मूला भी पढ़ा। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज़ एप्लीकेबल टू द लीनियर सिस्टम। ठीक है, एक हमारा दरअसल जो एंटायर कंट्रोल सिस्टम है वो लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के ऊपर ही हमारा कंट्रोल सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जाहिर सी बात है, आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी लाइंस, कर्व लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अ सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ ब्रांच ओनली, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे y = ax मैंने एग्जांपल दिया था। तो y तो हमारा आउटपुट नोड है और x हमारा इनपुट नोड है, और ax मतलब a जो उस ब्रांच के थ्रू जा रहा है, मतलब a गेन के थ्रू होते हुए जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। और ये आपको आने वाले इन मतलब स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा। तो कंसिडर इक्वेशन, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, y = ax। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है, x ये हमारा इनपुट नोड, आउटपुट नोड, और a जिस a से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब a × x, y = a और x। सिंपल सा इस चीज़ को आप समझिए। और फिर जैसे ही हमारा मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, यानी बहुत सारे इनपुट आउटपुट नोड्स आ जाएंगे, लूप्स आ जाएंगे, बस हमें उनको एरो का डायरेक्शन देखना है और उस हिसाब से हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तीसरा पॉइंट मैं पढ़ता हूँ, ईच वेरिएबल इन सिग्नल फ्लो ग्राफ इज़ डिजाइंड बाय अ नोड। अब ये जो वेरिएबल है x और y, हर एक जो वेरिएबल है उसको हम नोड से डिज़ाइन करते हैं। आपके पिछले सालों के क्वेश्चन में आया हुआ है कि नोड क्या होता है, तो सिंपल नोड की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एवरी ट्रांसमिशन फंक्शन, या हम उसको ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, एवरी ट्रांसमिशन फंक्शन इन सिग्नल फ्लो ग्राफ इज डिजाइंड बाय अ ब्रांच। जैसे कि ये एक ट्रांसमिशन हो रहा है तो ये एक ब्रांच यानी एक लाइन है, और उसके ऊपर कोई भी गेन हो सकता है। यहाँ पर a गेन है, हो सकता है y = x हो तो वो यूनिटी गेन है। ब्रांचेज आर यूनि डायरेक्शनल। अब ये ब्रांच इधर से इधर है, अगर एक ब्रांच हमें मतलब एक डायरेक्शन हमें इधर करना है तो वो एक दूसरी ब्रांच होगी, ये इस तरीके से हम आगे देख लेंगे, जिसको हम लूप भी कहते हैं। द एरो इन द ब्रांच डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो। जाहिर सी बात है, ये इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है, जो कि हमारा इजीली अंडरस्टेबल है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उससे पहले स्टूडेंट्स आप ये देख लीजिए, ये कुछ एक मैंने स्नैप लेकर के रखा है। हमारा ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर ये जो वेरिएबल हैं x1, x2, x3, x4, x5 और x6। x1 तो हमारा इनपुट नोड है और x6 हमारा आउटपुट नोड है। और ये जो पर्टिकुलर ब्रांचेज हैं, जैसे a12 मतलब 1 से 2 इसका नाम दिया है गेन का, a12, 2 से 3 a23, 3 से 2 उल्टा आ रहा है तो a32। ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे ये a43, a34, और ये 4 से मतलब ये देखिए एक और एग्जांपल है, मतलब इनपुट नोड भी यही है, आउटपुट नोड भी यही है इसके लिए, मतलब इससे स्टार्ट हुआ और इसी पे आकर के ख़त्म हो रहा है। तो a44, a45, ऐसे एक ये 3 से 5 कनेक्टिविटी हो रही है तो a35 और a56 एंड सो ऑन। मतलब ये हमारी खूब सारी ब्रांचेज हैं, और जहाँ से इनपुट वहाँ मतलब जिस आउटपुट नोड को जोड़ रही है, हमने उस पर्टिकुलर गेन में उस मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमने नाम दे दिया। दोबारा बता देता हूँ, जैसे 3 से 2 जा रहा है तो 32 a32।
तो हम अब इसमें आगे देखते हैं। सबसे पहले तो इनपुट नोड को हम बोलते हैं सोर्स नोड, जहाँ से शुरुआत हो रही है। इनपुट नोड इज़ अ नोड विच हैज़ ओनली वन आउटगोइंग ब्रांच। जैसे हमारा x1 हमारा इनपुट नोड है और कोई हमारा इनपुट नोड नहीं है जहाँ से शुरुआत हो रही है। दूसरा है हमारा आउटपुट नोड और सिंक नोड। एन आउटपुट नोड इज़ अ नोड दैट हैज़ ओनली वन और मोर इनकमिंग ब्रांचेस। यानी x6 हमारा आउटपुट नोड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें मतलब वन और मोर, मतलब इसमें और भी ज़्यादा हो सकते हैं। सपोज 3 से मैं 6 को भी जोड़ सकता हूँ, ये आउटपुट नोड है। अगर हम यहाँ तक की बात करें, अब क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, इससे भी एक इनपुट हो रहा है, मतलब 5 से 6 भी जा रहा है। अगर मान के चलिए ये 6 नहीं होता, सिर्फ हम यहाँ तक कंसिडर करें, तो ये भी जैसे देख लीजिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2 इनकमिंग ब्रांच है, जैसे एक तो 4 से 5 और दूसरा 3 से 5। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड नोड्स। मिक्स्ड नोड क्या होते हैं? अ नोड हैविंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस नोन एज मिक्स्ड नोड। जैसे कि मैंने x5 को भी कहा था कि ये हमारा आउटपुट नोड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ में एक और इनकमिंग भी जुड़ी हुई थी x6 के लिए। तो जाहिर सी बात है, हमारा x2, x3, x4 एंड x5 हमारे मिक्स्ड नोड्स हैं। और एक होता है हमारा ट्रांसमिटेंस, जिसको हम ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं, यानी ट्रांसमिटेंस ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर फंक्शन विच इज़ नॉर्मली रिटन ऑन दी ब्रांच नियर एरो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हर एक एरो पे हमारा जो पर्टिकुलर ट्रांसफ़र फंक्शन यानी जो गेन है वो हमारा ट्रांसमिटेंस होता है। अब हम आगे बढ़ें। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? जाहिर सी बात है, फॉरवर्ड समझते हैं, जो हमें आगे की तरफ ले जा रहा है, इनपुट से आउटपुट की तरफ। फॉरवर्ड पाथ इज़ अ पाथ विच ओरिजिनेट्स, जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम इनपुट नोड एंड टर्मिनेट्स एट आउटपुट नोड। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बोला, एंड अलॉन्ग विच नो नोड इज ट्रेवर्स्ड मोर देन वंस। हाँ, एक चीज़ का स्टूडेंट आप ध्यान रखें, ये आपके मेसन गेन फॉर्मूला की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी स्टूडेंट, जो भी हमारा पाथ होता है, चाहे भले वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, हालांकि हम फॉरवर्ड ही कंसीडर करते हैं, उसके अंदर आपका कोई भी नोड दोबारा काउंटिंग में नहीं हो। कैसे? जैसे इसमें लिखा हुआ है x1, x2, x3, x4, x5, x6। स्टूडेंट्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x1, x2, x3, x4, x5, x6 या x1, x2, x3, x5, x6 हमारे फॉरवर्ड पाथ हैं। एक बार पीछे चलते हैं, देखिए x1, x2, x3, x4, x5, x6 ये हमारा एक फॉरवर्ड पाथ हुआ। ठीक है, अब इसमें कोई भी दोबारा नोड वापस से ट्रेवर्स नहीं हुआ मीन्स दोबारा से वो उसने अपना पाथ लिया नहीं, यानी एक तरीके से वो लूप में नहीं आया। एक और हम फॉरवर्ड पाथ देखें, x1, x2 और x3। अब देखिए यहाँ से ये फॉरवर्ड पाथ हो जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, x5 और x6 हमारे कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर हमारे 2 फॉरवर्ड पाथ हैं जो कि आगे की तरफ जा रहे हैं और जिसमें कोई भी नोड दोबारा, हाँ अगर सर फॉर एग्जांपल मैं लेता x1, x2, x3 और x2, ये दोबारा, क्योंकि ये एरो इधर घूम गया, तो ये स्टूडेंट हमारा फॉरवर्ड पाथ नहीं है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मतलब सबसे पहले हमारा जो मेसन गेन फार्मूला का जो स्टार्टिंग होता है वो यही होता है कि हम फॉरवर्ड पाथ निकाल लें, और उस फॉरवर्ड पाथ में हम ये ध्यान रखें कि हमारा कोई भी हमने नोड बनाया या कोई भी हमने फॉरवर्ड पाथ बनाया वो दोबारा मतलब वापस नोड नहीं आ जाए। यानी x1, x2, x3, x4, x5, x6 आपने जैसे कि देखा, इसमें आप देख पा रहे हैं कि कोई भी नोड दोबारा नहीं आ रहा। अगर नोड दोबारा आ गया इट मीन्स आपका वो फॉरवर्ड पाथ है ही नहीं, ये 101% श्योर है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, x1, x2, x3, x4, x5, x6 और आप देख लीजिए एरो जा रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं x1, x2, x3, ये एरो और जा रहा है और x5, x6। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये देख सकते हैं x1, x2, x3, x5, x6 आर फॉरवर्ड पाथ्स। अब आती है बात लूप की। इसमें हमारा एक मतलब जो हमारा नोड होगा वो ट्रेवर्स होगा 2 बार से ज़्यादा। ट्रेवर्स मतलब काउंट होना। लूप इज़ अ पाथ दैट ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स ऑन द सेम नोड, यानी जिस नोड से वो शुरुआत हुई उसकी और उसी नोड पर जाकर के वो उसका एंड होगा। अलॉन्ग विच नो अदर नोड इज ट्रेवर्स मोर देन वंस, सिर्फ वही स्टार्ट होगा। कैसे? x2 से x3 से x2 देख लेते हैं हम दोबारा। देखिए ये एक लूप है हमारा, यहाँ से शुरू हुआ, x2 से x3 गया और वापस घूम के x2 पे ख़त्म हो गया। यानी ये जो नोड जहाँ से शुरुआत हुई यहीं पर ख़त्म हो गया, तो ये तो 2 बार काउंट हो गया। यानी x2, x3, x2 ये हमारा लूप है, x2, x3, x2। लेकिन और कोई हमारा जो नोड है वो दोबारा काउंट में नहीं आया। एक और हम लूप देखें, जैसे x4 अपने आप में ही है। ठीक है, और हम बात करें x3, x4 और अगेन x3, ये एक और हमारा लूप है।
ये हमारा लूप नहीं है क्योंकि आप एरो देख सकते हैं ये आगे की तरफ जा रहा है, ये फॉरवर्ड है। तो इस तरीके से हमारे देखें 3 लूप हैं बिल्कुल, x2 से x3 से फिर x2 और x3 से x4 से x3, ठीक है। और जो तीसरा लूप जो मैं बता रहा हूँ वो सेल्फ लूप है, वो जो कि पाथ होता है विच ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स ऑन सेम नोड, मतलब उसके अंदर कोई दूसरा नोड नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल x4। हालांकि लूप सेल्फ लूप आप उसको लूप में ही कंसिडर कर लीजिए। फिर होता है स्टूडेंट हमारा पाथ गेन। द प्रोडक्ट ऑफ ब्रांच गेन अलोंग द पाथ इज कॉल्ड पाथ गेन, यानी जो हमारा फॉरवर्ड पाथ है उसको हम पाथ गेन कैसे लिख सकते हैं, हर एक का जो भी हमारा ट्रांसमिटेंस या सिंपल जो उसका जो हमारा गेन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे x1 x2 x3 x4 x5 6, यानी a12 a23 a34 a45 a56 हमारा ये पाथ गेन हो गया। लूप गेन यानी वो जो उस पर्टिकुलर लूप के अंदर जो भी हमारे ब्रांचेस का जो गेन होगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक और लास्ट जो हमारे इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स ये सब मैं स्टूडेंट बार बार इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे आने वाले टाइम में मेसन गिन फार्मूला में काम में आएंगे। नॉन टचिंग लूप्स का क्या मतलब होता है, नॉन टचिंग लूप्स हैविंग नो कॉमन नोड्स ब्रांच एंड पाथ, यानी वो लूप ऐसे कि जो आपस में एक दूसरे से टच ही नहीं हो रहे हों, यानी उनमें ना तो उनकी कोई नोड कॉमन हो, ना उनका कोई ब्रांच हो, और मतलब उनका कोई पाथ नहीं हो, वो अलग ही पड़े हों। फॉर एग्जाम्पल x2 से x3 फिर x2, यानी एक लूप, और x4 से x4 जरा देखिए हम पीछे जाके देखिए, ये आपके नॉन टचिंग लूप हैं। ये एक ये लूप ये हो गया और एक ये लूप, इन दोनों में कोई आपस में टचिंग ही नहीं है। अगर हम इस लूप के इन दोनों लूप की बात करें x2 x3 और ये x3 x4 ये, तो इसमें ये टच हो रहा है आपस में, तो ये तो टचिंग लूप है, और ये वाला लूप और ये वाला लूप नॉन टचिंग है, और ये वाला लूप और ये वाला लूप भी टचिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x4 टच में हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक चीज़ें बेसिक हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, तभी आप मेसन गिन फार्मूला को समझ पाएंगे। अब हम बात करें सिग्नल फ्लो ग्राफ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट। जैसा कि मैंने बताया कि हम जनरली जो कंट्रोल सिस्टम है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही पढ़ते हैं, जितने भी इससे रिलेटेड टर्म्स हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरो, ठीक है। द गेन ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ इज गिवन अ मेसन्स फार्मूला, जो कि हम अब अगली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। द सिग्नल गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द ब्रांच गेन, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रांच गेन से वो मल्टीप्लाई हो जाता है सिग्नल व्हेन इट ट्रेवल्स अलॉन्ग इट। द सिग्नल फ्लो ग्राफ इज़ नॉट बी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। हाँ, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम इसको और भी दूसरे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सिग्नल ट्रेवल अलॉन्ग द ब्रांचेस ओनली इन द डायरेक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द एरो ऑफ द ब्रांचेस। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मतलब हमने एरो का डायरेक्शन, तो सिग्नल उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता है। तो अब मेन चीज़ ये है कि हम पहले इनका कंपैरिजन देख लेते हैं और फिर फाइनली आगे हम मेसन्स गिन फार्मूला पर को पढ़ के इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम देख लेते हैं एप्लीकेबल टू एलटीआई सिस्टम, यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंट, उसका शॉर्ट फॉर्म है एलटीआई। सिग्नल फ्लो ग्राफ भी एप्लीकेबल टू एलटीआई सिस्टम पे। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लॉक, जाहिर सी बात है ईच वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नोड, ओके। और फिर उसके बाद में हम बात करें समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट्स आर सेपरेट। हाँ, और समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट्स आर नॉट यूज्ड। ये चीज़ मैंने आपको पिछले बोर्ड वाले लेक्चर में क्लियर करी थी। सेल्फ लूप डू नॉट एग्जिस्ट, इसमें सेल्फ लूप कैन एग्जिस्ट। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, जाहिर सी बात है जब ब्लॉक डायग्राम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप देखेंगे जो ब्लॉक डायग्राम आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है उसको अगर आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और रिक्वायर्स लेस टाइम। फीडबैक इज प्रेजेंट, फीडबैक लूप्स आर प्रेजेंट, मतलब फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट ब्लॉक डायग्राम में और फीडबैक लूप्स आर प्रेजेंट इन सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ये कुछ एक कंपैरिजन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको देख सकते हैं और अपने नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम कुछ एक सिग्नल फ्लो ग्राफ इन इक्वेशन से लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट देख पा रहे हैं हमारे ये जो वेरिएबल है y2 इक्वल टू T21, ये T21 तो हमारा गेन है जो कि ब्रांच के अलॉन्ग चलेगा, और प्लस T23 y3, यानी हमें ये निकालना है। बाकी की जो y3 y4 y5 y6 है ये आप खुद करिएगा। तो वेयर y1 इज़ द इनपुट एंड y6 इज़ द आउटपुट, यानी ये सिर्फ हमारा y1, यानी ये y1 हमारा एक जो नोड है और ये सब इसके अंदर हैं, बस हमने इनको सेपरेट आउट इक्वेशन में कर दिया है। पहले हम देखते हैं सबसे बेसिक तरीका, हमने ये नोड बना लिया y1 y2 y3 y4 y5 y6। मैं सिर्फ ये दिखा रहा था y2 इक्वल टू क्या है T21 प्लस y1 और T23 प्लस y3। देखिए ये और ये फाइनली ये आया y2। पीछे देखें हम, देख लीजिए T21 y1 प्लस T23 y3।
T21Y1 प्लस T23Y3, ये आपका Y2 है। ऐसी आपके आगे की इक्वेशन है। मैं इसको देखिए इस तरीके से आगे बन रहा है, मतलब एक एक सिंगल वेरिएबल को हम बनाते चले जा रहे हैं और फाइनली हमारा ये कंप्लीट सिग्नल फ्लो ग्राफ आया। अभी सिर्फ मैंने एक इक्वेशन समझाई थी, कौन सी, Y2 वाली, ये T21Y1 प्लस T23Y3। ऐसे ही सपोज ये हमारे Y3 को देखें तो T32Y2 प्लस T31Y1 और T33Y3, ये आपस में भी सेल्फ लूप है। जरा हम पीछे चलें एक बार, ये देखिए प्लस T33Y3 T31Y1 प्लस T32Y2, ऐसे ही हमारी सारी इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं। इस तरीके से हमारा कंप्लीट सिग्नल फ्लो ग्राफ आ रहा है। फिर हम आगे चलते हैं। फाइनली सिग्नल फ्लो ग्राफ को हम ब्लॉक डायग्राम से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। यहाँ पर मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। ऑल वेरिएबल समिंग पॉइंट्स एंड टेक ऑफ पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर टेक ऑफ पॉइंट हमारा समर से पहले है तो हमें 2 लेने पड़ेंगे, बाद में है तो हम सिंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले होता है वो हमारा किसी और के लिए इनपुट जा रहा है तो हमें उसको अलग अलग शो करना होता है। इफ़ अ समिंग पॉइंट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ टेक ऑफ पॉइंट, जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर समिंग पॉइंट प्लेस है टेक ऑफ पॉइंट से पहले इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो, इन सच केस रिप्रेजेंट द समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट इज बाय अ सिंगल नोड। यानी कहने का मतलब टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद में या समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से पहले है, बात एक ही है, तो हम एक सिंगल नोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड आफ्टर टेक ऑफ पॉइंट, यानी या फिर हम ये कह सकते हैं कि समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट से पहले है, तो हमें 2 नोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये कुछ ब्लॉक डायग्राम है जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, और ये इसका वो है। अब जैसे ये यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट समिंग के बाद में है तो हमने सिंगल नोड से ही रिप्रेजेंट कर दिया। ये G1, ये 1 2 3 और ये 1 तो गेन है, ये गेन ही है, और उसके अलावा आप देख पा रहे हैं 4। ठीक है, जैसे ये गेन है यहाँ पर 1 यूनिटी गेन। ये G5 है, नेगेटिव क्यों है, मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव पोलैरिटी से, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी तो हमारे एंड में होती है, पोलैरिटी इसके एंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम आगे चलते हैं, इसका अब सिग्नल फ्लो ग्राफ देख लेते हैं। अब क्योंकि हमारा इसमें क्या है, V1 तो हमारा है इनपुट नोड और V3 है हमारा आउटपुट नोड। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करें एक बार। पहले तो हमें इसको KVL KCL की सहायता से हमें इसको सॉल्व करना होगा, और फाइनली हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ निकाल लिया। ठीक है, फाइनली जिसके ऊपर ये लेक्चर फाइनली हमारा कंक्लूड होगा, जिससे हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, वो है हमारा मेसन्स गेन फार्मूला। मेसन गेन फार्मूला का जैसे हम C/R, यानी C और जो हमारा R है, C हमारा आउटपुट और R हमारा है इनपुट, उसका कुछ ये फार्मूला है, समीशन I = 1 to n PI del I अपॉन डेल्टा। एक बार में देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये P जो है आपका फॉरवर्ड पाथ है, I 1 से n, यानी n फॉरवर्ड पाथ के लिए, मतलब एक जनरल फार्मूला है। तो अगर मतलब मान के चलिए 2 है तो क्या होगा, I 1 से लेके 2 तक, यानी सबमिशन, यानी हम इसको सम कर रहे हैं, यानी P1 del 1 प्लस P2 del 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा, वेयर जो हमारा C है वो हमारा आउटपुट नोड है यानी आउटपुट, R है हमारा इनपुट नोड यानी इनपुट, और जो हमारा T है वो है हमारा ट्रांसफर फंक्शन या गेन जो हम कह सकते हैं, और PI इज़ द ith, मतलब जनरली हमने PI नाम दिया है तो ith फॉरवर्ड पाथ, यानी वो I = 1 2 3 कोई सा भी है। अब फाइनली ये डेल I क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, उसको हम देख लेते हैं। पहले स्टूडेंट डेल्टा को समझिए। डेल्टा क्या है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, यानी जो भी हमारे लूप गेन है उनका सम, प्लस सम ऑफ गेन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल पॉसिबल 2 नॉन टचिंग लूप्स, यानी हमारे 2 ऐसे नॉन टचिंग लूप का गेन जिनका मतलब आपस में वो नॉन टचिंग नहीं हो, उनका हमें सम निकालना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, इसको आप क्वेश्चन से समझेंगे, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। डेल्टा = 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, यानी जो भी हमारे लूप होंगे, मान के चलिए L1 L2 L3 जो भी हैं, उनको हम मतलब उनको सबको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस सम ऑफ गेन ऑफ प्रोडक्ट, यानी ऐसे 2 नॉन टचिंग लूप उनका हमें सम करना है, और फिर सम ऑफ गेन ऑफ ऑल 3, मतलब आपस में 3, मतलब उनका जो 3 नॉन टचिंग हो, और इस तरीके से 4, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इस तरीके से डेल्टा फॉलो होता है।
और फाइनली जो डेल आई होता है, डेल आई क्या होता है, उसके अंदर से हम वो चीज़ हटा देते हैं जो कि हमारे ith फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसको मैं क्वेश्चन से सॉल्व कराता हूँ आपको। यानी कहने का मतलब ये है कि डेल्टा हमारा और डेल्टा आई में बस फ़र्क ये है कि हम जो उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ है उसको स्किप कर देंगे, बाकी हम सेम रखेंगे। कैसे, अभी आप इसको समझिए। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट इसमें, C/R। एक बार के देखने के लिए ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले जो हमारी स्टेप है, दरअसल इसमें हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अब हमारे इसके अंदर दो फॉरवर्ड पाथ हैं। पहला पाथ P1 क्या है, जो कि मतलब गेन्स सारे मतलब इंडिविजुअल गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, G1 G2 G3 G4। ज़रा देखिए पीछे चल के, देखिए ये तो 1 है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा इनपुट नोड है। G1 G2 G3 और G4 ये भी 1 है। और कोई आपको एक फॉरवर्ड में एरो जाती हुई दिख रही है, हाँ एक और है, G1 G5 और ये। इसके अलावा कोई भी है, जैसे ये है, ये तो उल्टा घूम के आ रहा है, ये भी उल्टा घूम के आ रहा है, ये भी उल्टा घूम के आ रहा है। यानी एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। अब जैसे आप स्टूडेंट कभी कभी गलती कर देते हैं, इसको भी फॉरवर्ड पाथ मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये सेल्फ लूप है जो कि दोबारा घूम के इसी नोड को ट्रेवर्स कर रहा है। फॉरवर्ड पाथ गेन का स्टूडेंट रूल यही है कि कोई भी नोड दोबारा ट्रेवर्स नहीं हो जब आप किसी फॉरवर्ड पाथ को ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर दो फॉरवर्ड पाथ हुए, G1 G2 G3 G4, एज सिंपल ये 1 से मल्टीप्लाई है, और दूसरा G1 G1 और यहाँ से कूदा G5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअल लूप्स। मतलब एक L1 नाम दिया, उसका क्या है, G1 H1 माइनस G1 H1। ज़रा देखें, ये एक जैसे कि आपको ये लूप दिख रहा है। दूसरा लूप मैं बता देता हूँ, G3 H2। तीसरा लूप ये रहा, ये और ये घूम गया, ये वाला G1 G2 G3 और माइनस ये वाला लूप। चौथा लूप आपका ये सेल्फ लूप है -H4। ज़रा देखिए 4 लूप हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब 2 नॉन टचिंग लूप्स, यानी 2 ऐसे लूप जो कि नॉन टचिंग हैं, उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये L1 ये वाला और ये आपस में नॉन टचिंग है, इनका कोई एक दूसरे से टच नहीं है। L1 L2 L1 L4, जैसे कि आप देख सकते हैं ये L1 और ये L4, इनका कोई आपस में टच नहीं है। L2 L4, ज़रा देखें, ये L2 और ये L4, इनका भी कोई टच नहीं है आपस में। और L3 L4, L3 कौन सा है हमारा, ये हमारा L3 है ये वाला, और ये L4 है, इसका भी कोई टच नहीं है। L3 के साथ में ये टच हो रहा है क्योंकि ये वाला नोड आ रहा है, L3 के साथ में ये टच हो रहा है क्योंकि ये वाला नोड आ रहा है। तो हमने ऐसे गेन निकाल लिए 2 नॉन टचिंग लूप्स के, यानी L1 L2 L1 L4 L2 L4 और L3 L4, ये हमारे नॉन टचिंग लूप्स हैं। और 3 नॉन टचिंग लूप, यानी ऐसे अब 3 का मतलब जिसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, L1 L2 L4। ज़रा पीछे चल के देखिए हम, ये देखिए 3 का निकाल लीजिए, 3 आपस में नॉन टचिंग हो, 1 2 और 3। अब इसको तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 1 और 2, तीसरा अगर मान के चलो ये ले रहे हैं तो ये टच हो रहा है, ये ले तो ये टच हो रहा है। तो ऐसे 3 लूप का हमें एक सेट मिला, 1 1 2 और 3। ठीक है, 2 लूप का हमें 3 सेट मिले थे, 1 2 1 2 और ये 1 और ये 2, ऐसे हमें 3 सेट मिले थे। ठीक है, तो ऐसे 3 नॉन टचिंग लूप हो गया। अब डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 मैंने बताया था कि हमारा कोई भी ऐसा लूप हो जो उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ में टच नहीं हो रहा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि पुराने उसमें सारे टच हो रहे हैं। तो डेल 1 तो हमारा आया 1 सिंपल, डेल 2 क्या आया हमारा 1, और डेल 2 हमने क्या देखा था, ये वाला फॉरवर्ड पाथ। पहले हम P2 देख लेते हैं, G1 और ये वाला। अब इसके अंदर ऐसा कौन सा है, ये वाला नहीं है, तो G3 H2। ज़रा हम आगे देखें, 1 + G3 H2। और जो डेल्टा है वो हमारा कॉमन है, 1 माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट गेन ऑफ ऑल लूप्स, तो L1 L2 L3 L4, फिर L1 L2 है प्लस L1 L4 प्लस L2 L4 प्लस L3 L4, और माइनस देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस, मतलब हमें तो डबलेट मिल गए थे, मतलब सेट मिल गए थे पहले तो 2 नॉन टचिंग लूप्स के, और फिर 3 नॉन टचिंग लूप का हमें एक सेट मिल गया था। फाइनली हमने C/R में इसको पुटअप किया और हमारा कुछ ये सॉल्व होके आया। हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, 1-2 क्वेश्चंस जब मैं असाइनमेंट में दूंगा आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। इतना मैंने ये जो बिल्कुल
कहते हैं हाईएस्ट आपके सिलेबस के लेवल तक का हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको सारे नॉन टचिंग लूप, टचिंग लूप्स, फॉरवर्ड पाथ गेन, आपको सेल्फ लूप, सारा मतलब एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड हो गया है। तो मेन चीज़ ये है स्टूडेंट, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। डेल्टा से नहीं घबराना है, क्योंकि डेल वन ऊपर अलग है, बस वही है कि नीचे वाला जो डेल्टा है डिनोमिनेटर में, जैसा कि हम देख रहे हैं, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला जो डेल्टा है डिनोमिनेटर में, ये जनरल है। 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, यानी जो भी आपको लूप गेन मिल रहा है L1 L2, उनको तो सम कर लीजिए और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर प्लस हो रहा है 2 ऐसे नॉन टचिंग लूप, उनको मतलब आप सेट बना लीजिए 2 नॉन टचिंग लूप का, जैसे L1 L2 L1 L3 जो भी हमारा आया। और फाइनली 3 ऐसे नॉन टचिंग लूप, मतलब 3 ऐसे जो आपस में नहीं टकरा रहे हो एक दूसरे से, मतलब टकराना मतलब उनके नोड नहीं कॉमन आ रहे हो। और जाहिर सी बात है जो ऊपर वाला डेल आई है वो उसके लिए ही है कि उस पर्टिकुलर पाथ, यानी उस पर्टिकुलर पाथ में वो लूप नहीं आ रहा हो, सिंपल। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ये मेसन गेन फार्मूला और सिग्नल फ्लो ग्राफ कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे इनके ऊपर तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है और इस सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा है। ये आपका बिल्कुल भी थ्योरेटिकल, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15% थ्योरेटिकल होगा, आपका 85 से 90% आपका कैलकुलेटिव बेस्ड है और स्टेप बाय स्टेप है। ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और मेन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी अप्रोच सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोरोना महामारी में अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अनावश्यक कहीं इधर उधर ना घूमें और मेन चीज़ आपको जो असाइनमेंट दिया है उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट करें। मैं अगले मंडे को, मतलब आज जो ये जो लेक्चर तैयार हो गया है उसके अगले मंडे को मैं आपका असाइनमेंट करूँगा। स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखें, पुराने लेक्चर्स देखें, जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं वो सब आपको उसके अंदर पुराने लेक्चर्स में मिल जाएगा। तब तक स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।